डियर स्टूडेंट्स, किसी भी परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है जनरल स्टडीज़ में यानी सामान्य अध्ययन में, वह है इतिहास। इतिहास से किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षाएं हो, जनरल कॉम्पिटिशन्स हो, या पर्टिकुलर किसी के लिए एग्ज़ाम हो रहा हो, या फिर आपको स्टेट लेवल पर जो टीचर्स की बहाली हो रही है, सभी में इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतिहास के बारे में बार बार कहता हूँ कि इसे कभी भी बेसलेस नहीं पढ़ना चाहिए, इसे हमेशा शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, तो आप इसे पूरा क्रम से पढ़ें, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। सवाल कम या ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन महत्व सबका बराबर है। रिजल्ट दिलाने में एक एक सवाल का महत्व होता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत का एक कालानुक्रम आपके दिमाग में, ताकि आपको पता रहे कि किसके बाद क्या आया था। एक क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। उसके पहले मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ ह जोड़ आस। क्या क्या है? इति जोड़ ह जोड़ आस, यानी इति का अर्थ हुआ ऐसा, और ह एक निपात है, इसका अर्थ हुआ ही, और आस का मतलब अस्ति, आसित आप जानते होंगे, इसका अर्थ होता है था। ऐसा ही था, यानी किसी भी कालखंड के बारे में जब हम यह सोच के पढ़ते कि उसके बारे में क्या था, कैसा था, तो उसका जवाब जो विषय देता है वह विषय है इतिहास। इसको कहते हैं ऐसा ही था। ठीक है, तो अभी हम इसके कालानुक्रम को देखेंगे, क्रोनोलॉजी को देखेंगे। बहुत सारे जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे जो है इतिहास के एक बेसिक क्रोनोलॉजी को क्या होता है, और क्रोनोलॉजी में हमारी जो पृथ्वी है उसका इतिहास। तो देखिए, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज अनदर सब्जेक्ट। यह हमारा हिस्ट्री का मैटर नहीं है, लेकिन जब से मैनकाइंड का एवोल्यूशन होता है तब से वो मैटर हिस्ट्री का बन जाता है। आप समझिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई है, यानी 450 करोड़ साल पहले, लेकिन मानव की उत्पत्ति नहीं हुई। और इतिहास तब शुरू होता है जब मानव असन, वसन और निवसन की तलाश करता है। 3 शब्द हैं, असन, वसन और निवसन, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में निरंतर विकास करते हुए मनुष्य की कहानी, विकास की कहानी, उसके संघर्ष और शौर्य की कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं। और इसकी शुरुआत हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होती है, लेकिन थोड़ा सा और उसके पीछे जाते हैं तो हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, यानी कि जो पाषाण काल है, वहां से हम इसकी शुरुआत देख पाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ हिस्ट्री लिख देते हैं, भारतीय इतिहास का पूरा इतिहास। और यह जो है किसका इतिहास है? तो यह भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक है, इसके सबसे पहले शुरुआत होती है पाषाण काल से। कहां से? पाषाण काल। किसी भी खंड को काल तब कहा जाता है जब उसमें प्रयोग होने वाले उपकरण या औजार उसी से बने हों। तो इस कालखंड में जो उपकरण, औजार या बर्तन बने, साँचे बने, वो सब के सब पत्थर से बने, लिथिक से बने, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा गया। अब इसके 3 विभाजन हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा, मध्य और नव, यानी कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यह 3 कालखंड जिसको हम कहते हैं पाषाण काल। अब इसकी शुरुआत हम नॉर्मली 1 लाख साल पहले से मानते हैं, जो लगभग जाता है 10,000 बीसी तक। 1 लाख से 10,000 बीसी तक। और मध्य पाषाण काल में चूंकि एक ऐसा तो दिन होता नहीं कि एक दिन आया और आपका एक कालखंड खत्म, दूसरा कालखंड शुरू, तो ये एक दूसरे में ये इंटरमिंगल रहते हैं। लेकिन 10,000 से 7,000 को कहीं कहीं ये आंकड़ा 40,000 से 7,000 भी आता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 10,000 से लेकर 7,000 तक यह जो बीसी है टू 7,000, इसको हम लोग, ये दोनों बीसी में ही है, बिफोर क्राइस्ट,
इसको हम लोग मानते हैं इस कालखंड को मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, ठीक है। और जो तीसरा है नियोलिथिक, या इसके बाद यानी 7000 BC ऑनवर्ड्स, ये लगभग तब तक चलेगा जब तक कि हड़प्पा काल यानी कांस्ययुगीन सभ्यता का आगमन नहीं हो जाएगा। तो 7000 BC टू मान के चलिए कि 2500 BC, क्योंकि यहाँ से इसके पहले से हड़प्पा के कालखंड आ जाएंगे जिसको हम लोग चैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाणिक काल का फेज करते हैं, तो वहां से हड़प्पा काल से होता। तो पाषाण काल का एक जनरल डिवीजन कहाँ से हो गया, 1,00,000 साल पहले से लेकर 2500 BC तक, यानी लगभग यह 1,00,000 साल का इतिहास समेटे हुए पत्थरों में। पत्थरों में कितने साल का इतिहास है, लगभग 1,00,000 साल। उसके बाद जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है आपका आद्य, यह हो गया पाषाण काल। अब यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी में आ जाएगा एक दूसरा वैदिक संस्कृति। ये दो, इन दोनों को मिलाकर हम लोग आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहता है। ठीक है, यह कालखंड शुरू होता है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका पहला कालखंड शुरू होगा 2500 BC से शुरू होकर यह जाएगा 1500 BC तक, क्योंकि यहाँ हमने 2500 पे खत्म किया था, ये 1500 तक जाएगा। इसमें जो प्राइम फेज है वो 1750 तक रहता है, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है और 1500 जाता है। यानी 2250 BC से लेकर 1750 BC तक हड़प्पा का प्राइम फॉर्म है, ये हड़प्पा है, ठीक है। और इसके बाद 1500 से लेकर BC में 600 BC तक यह वैदिक का दो खंड है। एक खंड को कहते हैं RVC ऋग्वैदिक कल्चर, या RV है ऋग्वैदिक एज, और दूसरे को कहते हैं LVC लेटर वैदिक कल्चर या उत्तर वैदिक, यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ये आपका हम लोग आगे कहां तक, तो 1500 से लेकर 1500 BC टू 1000 BC, ये हो गया ऋग्वैदिक का फेज। और 1000 टू 600 BC टू 600 BC यह हो गया उत्तर वैदिक का फेज। यानी हम 1,00,000 साल से शुरू कर 600 BC तक पहुंच गए। अभी तक हम BC में ही हैं। अब यहाँ आपने सुना होगा एक मगध साम्राज्य, यह 6th सेंचुरी BC के आसपास, तो इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तीसरा जो खंड होगा वो क्या कहेंगे, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में आपको आ जाएगा सबसे पहले मगध, और इसी में फिर मौर्य, और इसी के बीच में है महाजनपद काल। इसी को बुद्ध महावीर भी कहते हैं, और यह कुछ हद तक इसमें पैरेलल भी चलता है, ठीक है। तो यह 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी जो कहते हैं, मगध का भी है, महाजनपद का भी है। इस महाजनपद के बाद मौर्य की शुरुआत होती है। तो यह अभी महाजनपद काल भी क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये सब BC में ही चल रहा है अभी। यहाँ पर क्या होता है कि अभी ये दोनों जो हमने पढ़ा, दो फेज, एक पाषाण वाला और एक वैदिक कल्चर वाला जिसको आद्य ऐतिहासिक कहा गया, ये दोनों में से कोई ऐतिहासिक नहीं है। तो अंतर क्या है ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में और पाषाण काल में? तो यहाँ हमने देखा कि जो भी हमें प्रमाण मिले वो सब पत्थरों के मिले, यानी कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य लिखित नहीं मिला, सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले। तो जब सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल हो तो उसको हम लोग ऐतिहासिक नहीं कहते, ठीक है। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक में आपको आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ लिखा हुआ भी मिला, लेकिन वैदिक के साथ दिक्कत क्या है कि इसका लिखा हुआ जो संकलन है उसका बहुत बाद में हुआ।
जिस समय का है वो संकलन नहीं हुआ, और इसके आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह नहीं मिले वैदिक के। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मिले लिखे हुए चीज, उनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि लिखे को पढ़ा नहीं जा सका। तो जब इसको पढ़ा जा सकेगा तो यह फिर से आ जाएगा ऐतिहासिक में। लेकिन जब तक हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी लिपि को, जो पिक्टोग्राफिक लिपि है, तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आद्य ऐतिहासिक में रहेगा। इन दोनों को कंबाइंड तौर पे हम लोग आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं, यानी कि जो 2500 बीसी से 1500 बीसी का जो ये कालखंड है और 1500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड है, यह दोनों का दोनों आद्य ऐतिहासिक है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक है। ठीक है, यह प्री हिस्ट्री है या प्रोटो हिस्ट्री है, और यह है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक काल उस कालखंड को कहते हैं जब साक्ष्य पुरातात्विक भी हो और साहित्यिक भी हो, और साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सके, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी हो। तो बुद्ध के काल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले जिनको बाद में पढ़ा जा सका, और इसलिए जो ब्राह्मी लिपि जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, उसके बाद से ही भारतीय इतिहास को, उस कालखंड को ऐतिहासिक कहते हैं। तो ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत मगध से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल से, उसके बाद जो भी आएगा सब ऐतिहासिक ही होगा। अब मौर्य के बाद मौर्योत्तर, जिसको पोस्ट मौर्य कहेंगे। ठीक है, पोस्ट मौर्य जैसे मौर्य कालखंड 185 बीसी में समाप्त हो जाता है। आखिरी जो मौर्य शासक था 185 बीसी में इसकी कहानी, यानी मौर्य शासक जो आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर देता है। पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश की शुरुआत और मौर्य वंश का अंत कब होता है? 185 बीसी। और वहां के बाद से फिर कई छोटे छोटे वंश आते हैं, जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन, कनिष्क वगैरह का। तो तमाम जो ये वंश आते हैं, जिसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, ये सब इस परिधि में आते हैं। यानी शुंग हो, कर्ण हो, सातवाहन हो, या फिर आपको इंडो ग्रीक हो, ये सब के सब इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो मौर्योत्तर हुआ। मौर्योत्तर के बाद फिर एक बड़ा वंश आएगा, उसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त काल 319 के आसपास शुरू हो जाता है, यह अब एडी में आ जाएगा, 319 एडी के आसपास। ठीक है, यहाँ से गुप्त वंश चलेगा। फिर इस गुप्त वंश के बाद जब हम आगे जाएंगे तो इसी में एक वंश आ जाएगा जो हर्षवर्धन का काल आ जाएगा, जो 647 एडी तक चलेगा, 647 एडी तक। वर्चुअली ऐतिहासिक काल में जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद इब्न कासिम जो 712 में आया, इसके कालखंड से, यानी मोहम्मद बिन कासिम जो कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, इसके समय से मध्यकाल की शुरुआत होती है। तो मध्यकाल, तो ऐतिहासिक काल में हमने जो पहला कालखंड है वो क्या है? प्राचीन। दूसरा है मध्यकाल। तो प्राचीन में आपने देखा कि मगध है, महाजनपद है, मौर्य है, गुप्त है और हर्ष है। ये 5 हो गए, मगध, मौर्य, महाजनपद, गुप्त और हर्ष। और ये प्राचीन है, प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 700, यानी कि 8वीं शताब्दी, 700 प्लस है तो इसको हम 8वीं बोलेंगे। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक के काल को हम कहते हैं मध्यकाल का एक पहला भाग, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, और इसी का दूसरा भाग हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल या 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है, 8वीं से 12वीं तक, यानी मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और मोहम्मद गोरी तक चलता है। मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? मोहम्मद गोरी तक, यानी 1206 तक चलता है। ठीक है, उत्तर जो है वो चलता है 1206 से लेकर 1526 तक, यानी यह कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और मुगल वंश के पहले शासक तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और पानीपत की लड़ाई पर यह खत्म होता है, यानी बाबर तक चलता है। यहाँ बाबर आ जाएगा और यहाँ पर कौन है? ऐबक है। यानी ऐबक टू बाबर, ये जो 320 साल का इतिहास है, इसको हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं। इसमें 2 काल आते हैं, एक काल का नाम है सल्तनत और दूसरे का नाम है मुगल। ठीक है, और
यह जो मुगल का जो 1526 में एडवेंट होता है, यह खत्म हो जाता है औरंगजेब तक, और ये चलता है 1707 तक। आखिरी जो सशक्त राजा हुआ मुगल में वह है औरंगजेब, और माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल को हम आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत कह सकते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है 1707 से 1947 तक। ठीक है, कई लोग इसे दूसरे तरीके से भी करते हैं। 1707 के बाद 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, 1608 में जो कंपनी भारत आती है, 1602 में डच कंपनी भारत आती है। तो इन सब डेट्स को भी लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के नाम से मानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत यहाँ भी है। लेकिन हम यदि इस कालक्रम को फॉलो करें तो मुगल पूर्व मध्यकाल 1206 तक, और मध्यकाल जो है वह दो भागों में बटा है, 1206 से 1526 तक, और 1526 से लेकर 1707 तक। मध्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है 1707 में, और 16वीं शताब्दी से ही उसके लक्षण दिखने लगे थे। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियां आ गई, और उसके बाद यहाँ से लेकर 1947 तक यह जो लगभग 250 साल का इतिहास है, यही आधुनिक भारत का इतिहास है। अब इसमें भी 3 खंड हो जाते हैं। एक जो छोटे छोटे राज्यों का उदय है, एक मुगलों का पतन है, और तीसरा भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है। तो इसमें हम वो तीनों को देखते हुए 47 तक जाते हैं, 1947 तक, और हमारा पूरा का भारत आज़ाद हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि हम 1 लाख साल पहले से शुरू करते हैं, जो कि हमारा पाषाण काल है, जो प्री हिस्टोरिक फेज है। फिर हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक फेज में, जिसमें 2 खंड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर। और उसके बाद हिस्टोरिक फेज में आते हैं, जिसमें कि आपको मगध, मौर्य, महाजनपद, मौर्योत्तर और गुप्त होता हुआ हर्षवर्धन तक जाता है, और ये प्राचीन काल समाप्त होता है। उसके बाद हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में आते हैं। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकाल 1206 से 1526, और 1526 से 1707 के 2 खंडों में बटा हुआ है। एक सल्तनत है, एक मुगल है, और उसके बाद 1707 से लेकर 1947 तक हमारा आधुनिक काल है। और इसी में जितने भी शासक आते हैं, उनकी राजनीतिक कहानियाँ, उनके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, उनके जो भी देन हैं, और उनके कर प्रणाली, उनके राजस्व व्यवस्था, उनके बाजार नियंत्रण के सिस्टम, ये सारी चीज़ों के क्रमशः पढ़ेंगे। यानी 4 इक को आप ध्यान रखेंगे। पहला राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा सामाजिक, और चौथा सांस्कृतिक। तो आपका ये पूरा का पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। और यह भले ही आपको देखो कि एक बार में हमने पूरा का पूरा ये चार्ट आपको बता दिया, यदि आप इस ध्यान से इस चार्ट को फ्रेश अपने कॉपी पे बनाइए और हमारे पास उसको भेजिए किसी माध्यम से। आपने देखा होगा कि बीपीएससी बार बार इसी से सवाल पूछता है। पिछली परीक्षा में भी एक वंश से संबंधित सवाल पूछा था, जो केवल इस चार्ट को यदि आप समझ पाएंगे तो उसका जवाब आप कर पाते कि नंद वंश कब आया होगा और शुंग वंश कब आया होगा। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने आपको समझाया है। इसको फेयरली लिखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इतिहास एक एक खंड एक एक बार में समझा देंगे। धन्यवाद।